हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है 5वां और सपोर्टिंग मटेरियल जो है इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। चैप्टर 5 है यात्रियों के नज़रिए से। इसे हम देखेंगे। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए और कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं सपोर्टिंग का, और सभी चैप्टर आपके हिंदी में अवेलेबल हैं। और लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और सारे चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, सॉरी, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता का नारी दासों, जो मतलब नारी दासियां थी, उनके बारे में कोई एक विचार लिखिए। तो इब्न बतूता ने कहा था कि जो दासियां होती थी उनको किस लिए रखा जाता था? अमीरों पर नजरें रखने के लिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि मुखबिरी करवानी होती थी इनसे, यानी कि जासूसी के लिए इनको रखा जाता था। ठीक है, ये तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि अल बिरूनी को संस्कृतवादी परंपरा को समझने में भाषा का अवरोध क्यों लगा? क्योंकि क्या था कि ये अरबी फारसी वगैरह जो था बहुत अच्छे से जानता था, पर संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं जानता था। तो ऐसे में क्या था कि जो संस्कृत भाषा है वो अरबी और फारसी से बहुत ज़्यादा भिन्न थी। इसीलिए विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। तो यही समस्या इनके सामने आ रही थी, जो कि एक अवरोध बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल बिरूनी का जन्म सन डैश में ख्वारिजम में हुआ था। तो 973 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा कि उदाहरण देके बताइए कि भारतीय सूती वस्त्रों की जो मांग थी वो पश्चिम व दक्षिण एशिया में बहुत अधिक क्यों थी? तो आंसर हमारा है कि भारतीय कपड़ा जो था वो विशेष रूप से सूती कपड़े की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि भारत में इसका उत्पादन जो था एक बहुत बड़े लेवल पे होता था ना, यानी कि भारत सूती वस्त्र के उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ पे बहुत अच्छी गुणवत्ता, यानी कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के जो सूती वस्त्र थे यहाँ पे उपलब्ध थे। तो इसलिए इसकी डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि बर्नियर ने मुगल शासन के अंतर्गत शिल्पकारों की जटिल सामाजिक वास्तविकता का वर्णन किस प्रकार किया? कोई एक कारण स्पष्ट कीजिए। तो बर्नियर कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, यानी उनको कोई मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का जो बड़ा हिस्सा होता था वो अधिग्रहण जो है वो राज्य द्वारा कर लिया था। राज्य का मतलब यहाँ पे सत्ता से है। ठीक है, जो सत्ता थी, जो भी मुगल शासक थे, वो क्या करते थे कि जो मुनाफा होता था उसका एक बड़ा हिस्सा जो था वो खुद रख लेते थे। इसलिए शिल्पकारों के पास कोई प्रोत्साहन नहीं था। अगर वो मुनाफा इन शिल्पकारों को मिलता तो इनके पास प्रोत्साहन होता और ज्यादा काम करके और ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाने का। लेकिन जब अधिग्रहण राज्य द्वारा हो जाएगा तो वो चीजें नहीं रहेंगी। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक दुआर्ते बरबोसा का यात्रा वृत्तांत किस संदर्भ में है? तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है कि साउथ इंडिया में किस प्रकार का व्यापार था और वहाँ पे समाज में कौन से नियम थे, ये सारी चीजें पता लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इब्न बतूता द्वारा वर्णित दो प्रकार की डाक व्यवस्था के बारे में बताओ। दो तरह की डाक व्यवस्था थी, एक तो अश्व डाक व्यवस्था थी जो, और दूसरी जो थी वो पैदल डाक व्यवस्था थी। ठीक है, अश्व डाक व्यवस्था को उलुक भी कहा जाता था और जो पैदल डाक व्यवस्था थी इसको हम दावा कहते थे। ठीक है, तो ये भी नाम याद रख सकते हो, इनको दावा कहा जाता था और इसको हम उलुक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मार्को पोलो कौन था? ये एक इटली का यात्री था, व्यापारी और खोज करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बर्नियर का सिविर नगर से क्या अभिप्राय है? तो बर्नियर का ये एक तरह से व्यंग के रूप में कहा था कि बर्नियर जो है उसने देखा कि मुगलकालीन शहरों को सिविर नगर नाम दे दिया। इसका अर्थ ये था कि उन नगरों से जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर थे, यानी राज्य पे निर्भर थे, सत्ता पे निर्भर थे, इसीलिए उसने उसको सिविर नगर का नाम दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इब्न बतूता ने भारत आने से पूर्व किन किन देशों की यात्रा की? तो मक्का की यात्रा की थी। ठीक है, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई जो तट वाले बंदरगाह वाले क्षेत्र थे वहाँ की यात्राएं कर चुका था। तो यहाँ से हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे ये। अब जो हमारे आएंगे वो आएंगे हमारे एमसीक्यूज, यानी जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के, इसको हम देखने वाले हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया? अल बिरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल और फ्रांसुआ बर्नियर। तो फ्रांसुआ बर्नियर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिहला के अनुसार उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था। देखो, रिहला के अनुसार दिल्ली जो था उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शहर मानते थे ये इसको, और ये बहुत ही ज्यादा आबादी वाला भी शहर होता था, और इस दिल्ली को चुनौती देता था दौलताबाद, ठीक है। तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10वीं से 17वीं सदी के बीच लोग निम्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर यात्राएं करते थे। कार्य की तलाश में, साहस की भावना से प्रेरित होकर, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहित और तीर्थयात्रियों के रूप में, या सभी? तो सभी हो जाएगा। देखिए क्या था कि कार्य की तलाश में भी जाते थे लोग, साहस की भावना से प्रेरित होकर भी, व्यापार के लिए भी, सैनिक के रूप में भी, पुरोहित, ये सभी इसके जो ऑप्शन है वो सही है, तो डी ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बर्नियर का विवरण उपमहाद्वीप की कौन सी जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है? तो देखिए इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए बर्नियर ने कहा था कि जो शिल्पकार थे उनके पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं, ठीक है। क्योंकि जो मुनाफा होता था उसका अधिकतर हिस्सा जो होता था वो उसका अधिग्रहण राज्य कर लेता था। तभी पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की बहुत ज़्यादा मांग थी, लेकिन फिर भी जो सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अल बिरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद, कृति इनके द्वारा जो रचित है, इससे रिलेटेड कौन सा कथन है जो कि असत्य है? ठीक है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी, ये तो सत्य है। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, ये भी सत्य है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और 80 अध्याय में विभाजित थी, ये भी ठीक है। फारसी भाषा में लिखी थी, ये गलत है। फारसी भाषा नहीं थी ये, कि अरबी भाषा में लिखी हुई किताब है, ठीक है, अरबी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये जो सी ऑप्शन है, गा ऑप्शन है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इब्न बतूता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसने यात्रा वृतांत लिखा था, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, गलत है ये। फिर क्या है, इसका जन्म तंजीर से सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में था, ये ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, 16 का बी हो जाएगा, तंजीर में ही जन्म हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, फ्रांसुआ बर्नियर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ये यूरोप का रहने वाला था, ये तो सही है भाई, यूरोप का ही रहने वाला था। और अगला है कि मुगल दरबार में चिकित्सक, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा हुआ था, ये भी ठीक है। उसने भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पे, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की तुलना कर देता था वो यूरोप से, और बाद में भारत को क्या करता था उनके मुकाबले में असभ्य टाइप का बता दिया जाता था, तो ये ठीक है यहाँ तक। लास्ट ऑप्शन जो है वो है, उसने अपने वृत्तांत में दास प्रथा का विवेचन किया, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि फ्रांसुआ बर्नियर ने दास प्रथा का विवेचन नहीं करा, बल्कि इसने करा था इब्न बतूता के जो लेख है उसमें पता लगता है हमें। तो ये यही हमें पहचानना था, डी ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए इसको आपको सुमेलित करना है। तो ये मैं करा चुका हूँ अभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। आपको पता है दावा जो था वो पैदल डाक व्यवस्था थी, और जो अश्व डाक व्यवस्था थी उसको हम उलुक कहते थे, अभी हमने पढ़ा है। और यहाँ पे क्या है कि सती प्रथा के बारे में लिखा था बर्नियर ने, ये सती प्रथा हो जाएगा बर्नियर। एक बच गया अलबिरूनी, तो इसको हम इससे मिला देंगे 3 से। तो एक बार आप देख लीजिए, ये मैच कर दिया है, और यहाँ से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है इसके अकॉर्डिंग वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। अलबिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, नारियल का और पान का विवरण, भारत का राज्य ही एकमात्र स्वामी। एक बार ध्यान से देख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका हो जाएगा अलबिरूनी का जाति व्यवस्था का ए हो जाएगा, नारियल और पान के बारे में, और बर्नियर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए और यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था, यानी कि जो भी उसके उद्देश्य थे उसमें जो क्या क्या समस्याएं आने वाली है उससे वो परिचित था, ठीक है। अवरोध इसमें थे कि भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, अभिमान, ठीक है, ये सारे अवरोध ही थे, बिल्कुल ठीक है। यानी इसका आंसर सी होना चाहिए,
कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है उसको स्पष्ट भी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो बी 20 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो भी आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, 3 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। मध्यकालीन इतिहास लेखन में यात्रा वृत्तांत का क्या महत्व है? अपने उत्तर की पुष्टि देनी है आप। तो मध्यकालीन इतिहास लेखन में यात्रा वृत्तांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने जो देखा भारत के बारे में उन्होंने उसके बारे में लिखा। क्योंकि मध्यकालीन भारत में कई विदेशी यात्री भारत आए थे, उन्होंने भारतीय व्यवस्था को देखा, समझा और उस पर अपने वृत्तांत लिखे। इन वृत्तांत के आधार पर भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए किताबुल हिंद हो जाएगी, रेहला हो जाएगा, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर हो जाएगा। ये यात्रा वृत्तांत है जो कि बाहरी लोगों के द्वारा लिखे गए। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत संबंधी विवरण को समझने में अल बिरूनी के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई थी? 3 बिंदुओं द्वारा वो आपको बाधाएं समस्याएं बतानी है। तो उसके सामने भाषा की समस्या आई थी। ठीक है, धार्मिक अवस्था और जो प्रथा थी इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर था, या इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। और अभिमान। ठीक है, ये 3 जो है इसके सामने मुख्य समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इब्न बतूता के विवरण से गांव की कृषि अर्थव्यवस्था तथा उपमहाद्वीपीय व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में क्या हमें पता लगता है? तो इब्न बतूता ने बताया था कि भारतीय कृषि के अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का जो उपजाऊपन था वो किसानों के लिए मतलब उपजाऊपन काफ़ी था, जिससे कि किसान वर्ष में 2 फसलें जो है वो आसानी से यहाँ पे उगा लेते थे, और ये संभव था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारतीय कृषि बहुत बढ़िया थी, यहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी, इतनी उपजाऊ थी कि वर्ष में 2 फसलें आराम से उगा ली जाती। आगे इब्न बतूता कहता है कि इब्न बतूता ने ध्यान दिलाया कि उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनका व्यापार और वाणिज्य था ये एशियाई तंत्रों से अच्छे तरीके से जुड़ा था, इनका व्यापार बाहर से भी होता था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। जो भारत का जो जो भी चीज़ें होती थी उसकी डिमांड बहुत होती थी, जिससे शिल्पकार और व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ा जो खासकर सूती कपड़े, महीन मलमल या रेशम और जरी और शॉटन जो था, इसकी तो डिमांड जो होती थी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बर्नियर 17वीं शताब्दी के नगरों के बारे में क्या कहता है? उनके ये विवरण किस प्रकार संशयपूर्ण है? तो बर्नियर ने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना जो है यूरोप से कर दी। ये गलत चीज़ थी। ठीक है, क्योंकि यूरोप जो था वो भारत के मुकाबले में काफ़ी डेवलप था, तो ऐसे में तुलना करना और फिर भारत को नीचा दिखाना तो ये सही नहीं था। तो बर्नियर ने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना की, और यूरोपीय देशों से भारत को यूरोपीय देशों के मुकाबले में दयनीय स्थिति वाला देश बता दिया कि भारत की स्थिति बहुत खराब है। बर्नियर ने बताया कि भारत में भू स्वामित्व केवल सम्राट को था, यानी भूमि पे जो मालिकाना हक होता था वो केवल सम्राट का था। बर्नियर के विवरण को संशयपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सरकारी मुगल दस्तावेज में ये कहीं भी नहीं मिला कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सती प्रथा के संबंध में बर्नियर ने क्या दृष्टिकोण था? तो बर्नियर ने लाहौर में सती प्रथा को अपनी आंखों से देखा था। बर्नियर इस घटना को देखकर बहुत ही विचलित हो गया था, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील घटना थी इसके सामने जो हुई थी, दुखी कर देने वाली घटना थी। तो बर्नियर के सती प्रथा के विवरण के अनुसार ये एक सामाजिक कुप्रथा थी, यानी समाज में एक बहुत बेकार प्रथा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अबुल फजल ने भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक क्यों बताया है? स्पष्ट करो। ठीक है, तो क्या था कि 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल जो है वो भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले में ऐसी मांग की गई थी कि भाई उन्हें टैक्स के रूप में देना है। इससे ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर कोई पर लगान है। ठीक है, सुरक्षा के बदले में उनसे कुछ जो राजा है वो कुछ उम्मीद रखता था कि हम इनको सुरक्षा देंगे तो बदले में हमें कुछ टैक्स के रूप में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इब्न बतूता के वृतांत के आधार पर तत्कालीन संचार प्रणाली की अनूठी व्यवस्था की विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इब्न बतूता का जो वृतांत है उसके आधार पे उस समय की जो संचार प्रणाली थी उसका वर्णन विस्तार से करो।
ठीक है, या उस पर निबंध लिखो, किसी भी लैंग्वेज में पूछ लेते सेम क्वेश्चन। तो समझिए, इब्न बतूता भारतीय संचार प्रणाली को उसने देखा और वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। उसके अनुसार व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पे सराय बना रखी थी, ताकि वो वहां पे रुक सकें, और विश्राम गृह स्थापित करवा रखे थे। ठीक है, वह यहाँ की डाक प्रणाली को देखकर बहुत हैरान था। यहाँ दो प्रकार की डाक व्यवस्था होती थी, एक तो अश्व डाक व्यवस्था, एक पैदल डाक व्यवस्था। इनके कारण जो संचार था, कम्युनिकेशन था, वो काफी आसान हो जाता था। ठीक है, सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में 50 दिन लगते थे, लेकिन जो गुप्तचर की खबरें थी वो सुल्तान तक डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डाक व्यवस्था जो थी इनकी काफी अच्छी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो किताब उल हिंद आपने पढ़ाई है कि अल बिरूनी द्वारा रचित है, और ये किताब जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसकी भाषा जो है बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, भारतौल, प्रथा, मूर्तिकला, कानून, इन सब के बारे में काफी विस्तृत लिखा हुआ है। 80 अध्याय में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इब्न बतूता के अनुसार यात्रा करना अधिक असुरक्षित क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि यात्रा करने में सबसे ज्यादा समय लग जाता था, फिर बहुत ही जोखिमपूर्ण होता था, रास्ते में लुटेरों का खतरा होता था, कोई लूट ले, मान लो कोई बीमार हो जाए तो फिर उसे वहां पे बहुत सारी समस्या आ सकती थी। तो ये कुछ मतलब समस्या ये सारी रहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। अपने उत्तर की पुष्टि उसके द्वारा लिखे गए तथ्यों के आधार पर करो। ठीक है, तो कैसे हैं समझते हैं। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसरों से भरपूर बताया था। उसका कहना था कि अगर किसी के पास कौशल है, यानी कोई स्किल है और उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तो इस शहर में अवसरों की कमी नहीं है, वो आराम से काम कर सकता है। ठीक है, पैसे कमा सकता है। शहर जो है घनी आबादी वाला है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, सड़कें जो हैं वो चमक दमक वाली हैं। और इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया, और बताया कि ये भारत में सबसे बड़ा शहर है। और इसकी तुलना दौलताबाद से कर दी थी, क्योंकि दौलताबाद भी कुछ ऐसा ही था भीड़ भाड़ के मामले में, कुछ कुछ दिल्ली जैसा ही था, और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था, ऐसा इब्न बतूता का कहना है। बहुत सारे बाजारों में मंदिर, मस्जिदें दोनों होते। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे इब्न बतूता के द्वारा बताई गई। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इब्न बतूता और बर्नियर ने 16वीं और 17वीं शताब्दी की महिलाओं के जीवन को किस प्रकार से बताया है। तो इब्न बतूता ने बताया कि महिलाएं जो थी वो घरेलू कार्य में निपुण थी, महिलाएं गायिका भी होती थी, सम्राट जो है वो महिला सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति करता था, और दासियां जो होती थी वो जासूसी करने के लिए रखी जाती थी। महिलाएं जो थी व्यापार में भी शामिल होती थी। और बर्नियर ने सती प्रथा का भी वर्णन किया है। सती प्रथा का वर्णन क्या है वो मैंने आपके सामने पहले ही बता दिया है, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बर्नियर के शाही भू स्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। इसके बारे में आपको बताना है। तो बर्नियर के जो शाही भू स्वामित्व वाला विवरण है, उसमें पश्चिमी विचारक जो मॉन्टेस्क्यू था और जो जर्मन कार्ल मार्क्स था वो इससे प्रभावित हुए। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक जो है मॉन्टेस्क्यू, इसने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया था। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया, और इसने ये तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण जो था वो राज्य के द्वारा होता था, जो भी चीजें होती थी वो राज्य के हाथ में होती थी, और ग्रामीण समुदाय पर राज्य के दरबार का पूरा नियंत्रण होता था। वहां की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, ये बताया है मार्क्स के द्वारा। के बाद है क्वेश्चन नंबर 13। बर्नियर ने भू स्वामित्व के विषय में क्या वर्णन किया है। तो बर्नियर के अनुसार भारत में भूमि का स्वामी जो था वो सम्राट होता था। ठीक है, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था, और अर्थव्यवस्था और समाज जो था उस पर इसका गलत प्रभाव पड़ता था। उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए ही खतरनाक बताया था, हानिकारक बताया था, क्योंकि इससे क्या होता है, जो जनता होती है उसके मन में भी कोई ज्यादा प्रोत्साहन नहीं रहता कुछ बेहतर करने का, क्योंकि जो उसका मालिक है वो सम्राट ही हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं, एक और लाइन बच रही है। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक जो है अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए ज्यादा निवेश के प्रति उदासीन था। जब उसे पता था कि भाई ये जो भूमि है ये मेरे बच्चों को मिलनी ही नहीं है, तो वो क्यों उस पर इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। फ्रांसीसी जो दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, और इन्होंने उसके वृत्तांत का यूज करके
प्राचीन निरंकुशवाद का सिद्धांत जो था वो विकसित कर दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार एशिया का जो शासक था अपनी जनता को दयनीय स्थिति में रखते थे, ये बताया गया था। सारी भूमि का स्वामी राजा और उसके अमीर वर्ग होते थे, इसमें ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बर्नियर अपने विवरण में यूरोपीय शासकों को क्या चेतावनी देता था। बर्नियर यूरोपीय शासकों को चेतावनी ये देता है कि यदि मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो यूरोप का भी यही नुकसान उठाना पड़ेगा जो कि भारत को। बर्नियर को ऐसा लगता था कि भारत का भू स्वामित्व व्यवस्था जो है, ठीक है, जिसमें शासक के पास भूमि का स्वामित्व होता है, ये जनता और शासक दोनों के लिए सही नहीं है। यूरोपीय शासकों को भी ये चेतावनी देता था कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है वहां किसी भी प्रकार से लागू नहीं होनी चाहिए, वरना वहां पे भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्यकालीन भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण की कोई 3 विशेषता बताओ। तो भारत के समाज और प्रथाओं के बारे में उन्होंने विस्तृत विवरण लिखा है। ये बताया कि भारत में दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, ठीक है। भारतीय व्यापार संचार प्रणाली कृषि का डिटेल में विवरण दिया है। ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में निष्पक्षता से वर्णन किया है। और मध्यकालीन जो भारत है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का बिल्कुल डिटेल में विवरण दिया है, जो कि मध्यकालीन यात्रियों के वृत्तांतों से हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के वो भी खत्म हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था जो है उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, ये बताना। तो अल बिरूनी ने ये बताने की कोशिश की थी कि जाति व्यवस्था केवल भारत में नहीं थी, ठीक है, बल्कि फारस में भी ऐसा होता था और अन्य देशों में भी होता था। अल बिरूनी ने बताया कि जो प्राचीन फारस है वहाँ पे 4 वर्ग होते थे। एक तो घुड़सवार और शासक वर्ग होता था, दूसरा भिक्षु और पुरोहित वर्ग होता था, फिर वैज्ञानिक चिकित्सक खगोल शास्त्रियों का वर्ग था, और एक चौथा वर्ग भी था जो किसानों और अन्य शिल्पकार वर्ग का था। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि जाति प्रथा जो है, ये जो वर्ग विभाजन जो है केवल भारत में नहीं बल्कि बाहर भी होता था, ठीक है। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को माना, लेकिन उसने अपवित्रता की जो मान्यता थी उसको स्वीकार, ठीक है, उसको स्वीकार नहीं किया, यानी उसको अस्वीकार किया था। अल बिरूनी ने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता को की मूल स्थिति में दोबारा से आने का प्रयास करती है, ठीक है, उसको दोबारा से प्राप्त करने का प्रयास करती है, उसमें सफल होती है। एग्जाम्पल उसने दिया था, वो कहते हैं कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक जो है वो पानी को गंदा होने से बचाता है, ठीक है। अल बिरूनी ने जोर देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो असंभव होता। अब यहाँ पे देखो एक बात बताऊं, ध्यान से एक बार स्क्रीन को देखो अपनी, ये जो लाइन है ना, हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सेम ये लाइन आपके पेपर में दे देंगे, सेम डिक्टो, और पूछ लेंगे बताइए अल बिरूनी इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि बताइए ये कथन किसका है। आपको पहचानना होगा, बिल्कुल ये डिक्टो लाइनें पेपर में आ जाती है। तो एक एक लाइन को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है किसने कही है, यानी ये जो सेंटेंस जो है ये किसने कहा है, ठीक है, ये किसके विचार हैं, ठीक है। और अलबरूनी कहता है कि जाति व्यवस्था में अपवित्रता जो होती है ये सही नहीं है। मतलब क्या होता था जाति व्यवस्था में, जो उच्च जाति होती थी वो निम्न जातियों को अपवित्र मानती थी, अछूत मानती थी, उनके साथ भेदभाव होता था। तो इस चीज को जो अलबरूनी है वो सही नहीं मानता है, ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट को ही सही नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप किस प्रकार मानते हैं कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों द्वारा 10वीं से 17वीं सदी के इतिहास निर्माण में मदद मिलती है। एग्जाम्पल देके आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए, विदेशी यात्री जो थे उन्होंने 10वीं से 17वीं सदी के इतिहास का निर्माण में उनके जो वृत्तांत है उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने फर्स्ट है कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, जिसमें उस समय का कानून, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, भार माप तौल विधि, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, इसके बारे में जानकारी मिलती। तो उस समय की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है, तो इससे इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो पेपर में। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इब्न बतूता ने रिहला लिखी, उसमें सामाजिक जीवन, दास व्यवस्था, नगर व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, कृषि, गुप्तचर व्यवस्था, संचार प्रणाली, इसके बारे में हमें डिटेल में लिखा। तो इससे हमें इतिहास के निर्माण के लिए जानकारी मिल जाती है। एग्जाम्पल तीसरा देखो, फ्रांसवा बर्नियर का, इसने लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसमें उस समय जो भूस्वामित्व व्यवस्था थी, जो नगर नगर और सती प्रथा, यूरोपीय देशों से उसकी तुलना की, और उससे भी हमें जानकारी मिलती है उस समय के इतिहास के बारे में, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देखो, दुआरते बरबोसा जो था
उसका लिखित वृत्तांत है जो कि दक्षिण भारत में व्यापार के बारे में, समाज के बारे में जानकारी दी। पांचवा एग्जाम्पल देखो, फ्रांसीसी जौहरी जो बैप्टिस्टस टेवर्नियर द्वारा लिखित एक वृत्तांत है जिसमें भारत का जो व्यापार था, ठीक है, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य के साथ उसकी तुलना की है और उसके बारे में बताएं। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, इतने सारे एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि जो भी बाहर से यात्री आए थे या जो जिन्होंने उस समय के समाज के बारे में लिखा, तो उस लिखे हुए कंटेंट से हमें इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है, इतिहासकारों को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इब्न बतूता ने अपने विवरण में भारत का किस प्रकार से वर्णन किया है? तो उसने संचार की जो व्यवस्था थी भारत में वो बहुत ही अनूठी बताई है। वो इसको देखकर क्या था, बहुत ही हैरान था, इसके बारे में विस्तृत लिखा है। फिर उसने क्या करा, भारत में जो दास प्रथा थी, ठीक है, दास प्रथा, उसके बारे में लिखा। इब्न बतूता ने नारियल और पान जैसे वनस्पति के बारे में लिखा कि किस तरीके से यहाँ पर उसको पवित्र माना जाता था, ठीक है। और उसके जो पाठक थे, इब्न बतूता के देश के जो लोग थे, वो इस चीज से बिल्कुल ही अपरिचित थे, तो उनको भी जानकारी मिलेगी। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में लिखा और उसने उन्हें अवसरों से भरपूर बताया, खासकर दिल्ली को तो बताया था, ठीक है। और भारतीय व्यापार और बाजार के बारे में भी लिखा कि भाई यहाँ का जो सामान होता था, जो भी वस्तुएं होती थी, उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। फिर उसने कृषि के बारे में भी लिखा कि भारत की मिट्टी जो थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, जिससे कि साल में 2 बार फसलें उगाई जा सकती थी। भारत के माल की मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, और खासकर हमारा जो सूती कपड़ा था, मलमल का कपड़ा, या जो हमारा शिल्प कार्य था, उसकी बहुत सराहना होती थी। इब्न बतूता ने भारतीय गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। तो इतना सब कुछ है, आप यहाँ डिटेल से बता सकते हो। देखो ये टू द पॉइंट है आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो आपके पेपर में, ठीक है। ये टू द पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट आपको मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बर्नियर ने अपनी पुस्तक में पूर्व और पश्चिम की तुलना किस प्रकार की? तो देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जो था उसने देश के कई भागों की यात्रा की थी और विवरण लिखे थे। भारत में जो भी देखता था उसकी तुलना वो यूरोप की स्थिति से कर देता था। और बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप के मुकाबले में दयनीय बताया था कि भारत की व्यवस्था बेकार है, ठीक है। बर्नियर ने इसका जो कार्य है वो 1670-71 में छपा था, पब्लिश हुआ था, ठीक है। 5 वर्ष के भीतर भीतर ही अंग्रेजी में, डच में, जर्मन, इतावली भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो गया। और 1670 से और 1725 के बीच में उसके वृत्तांत जो है फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हुए, दोबारा से, मतलब उसके एडिशन आते रहे। और 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था, ठीक है। और बर्नियर का ग्रंथ था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसने मुगल कालीन जो भारत है उसकी तुलना यूरोप से की थी और यूरोप को श्रेष्ठ बताता था। उसने भारत में जो भिन्नताएं महसूस की, उसने बिल्कुल उसको क्रम से लिखा। और भारत जो है, जिससे भारत और पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत कराया, यानी कि इस तरीके से लिखा ताकि जो बाहर के लोग पढ़ें तो वो भारत के बारे में जाने कि भारत जो है वो निम्न कोटि का देश है, वहाँ पे व्यवस्था बहुत बेकार है। इस तरीके से उसका लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में फ्रांसीसी यात्री ने किन किन विषयों का वर्णन किया? ठीक है, तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच में जो मेन जो डिफरेंस था वो था भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव, कि भारत में जो भूस्वामित्व था वो निजी नहीं होता था, बल्कि यहाँ पे क्या होता था, जो जमीन का मालिक होता था वो राज्य होता था, जो कि बर्नियर को सही नहीं लगता था, ठीक है। बर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को और उसके निवासी दोनों के लिए, यानी जो भूमि पे जो राज्य का स्वामित्व है वो राज्य के लिए भी सही नहीं है और जो निवासी है उनके लिए भी सही नहीं है, ऐसा उसने कहा। उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट जो है वो सारी भूमि का स्वामी होता है और वो इस भूमि को अपने और अपने अमीरों के बीच में बांटता है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की। उसका जो विवरण है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को बहुत ज़्यादा उसने प्रभावित किया। बर्नियर ने मुगल कालीन जो शहर थे उसका विवरण दिया और उन शहरों को शिविर नगर बताया, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजकीय व्यवस्था पे क्या होते थे, ये निर्भर होते थे, इसीलिए इसको राजकीय व्यवस्था को वो गलत मानता है। और सती प्रथा का भी विवरण किया है, और सती प्रथा का बहुत ही मार्मिक विवरण किया है, ठीक है, कि बहुत ही मतलब बेकार प्रथा थी ये। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 8 मार्क्स का। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन करना है। तो इब्न बतूता बताता है कि दास बाजारों में सामान्य वस्तु की तरह खरीदे और बेचे जाते थे खुलेआम। दासों को गिफ्ट में भी दिया जाता था। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे और उसको भेंट किए थे, ठीक है।
दासों को सामान्य घर का काम कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनसे घर के काम कराए जाते थे नौकर वाले। दास जो थे वो पालकियां उठाया करते थे। इब्न बतूता ने यह बताया कि दासी जो होती थी उनको अमीरों पर नजरें रखने के लिए यानी जासूसी करने के लिए नियुक्त किया जाता था। दासियां जो थी वो संगीत और गाने का भी काम करा करती थी। और दासों की कीमत काफी जो होती है वो कम होती थी। ज्यादातर जो परिवार है वो एक या दो दास अवश्य रखते थे, यानी अफोर्ड कर सकते थे, इतनी कम कीमत होती थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर 5 जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको करा दिए, और सपोर्टिंग मटेरियल का आपको सॉल्यूशन जो है वो करा दिया है। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।